हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये ज्योग्राफी का जो हमारे 11th क्लास की फिजिकल फंडामेंटल ज्योग्राफी है उसकी ये 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऊपर के साटी के ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज को हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम पहले इसलिए देख रहे हैं वोल्केनो और अर्थक्वेक बाद में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो उसके अंदर से आने वाले वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में हम जान पाएंगे ना। तो इसीलिए इस वीडियो इस एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, उस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँ, मैं अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। एक जो चीज़ जिस सीक्वेंस में होनी चाहिए उस सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग को बताना है कि ये हमारी 11th क्लास की फिजिकल फंडामेंटल ज्योग्राफी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और हम ये फ्रीजेड बैच के अंदर कर रहे हैं। फ्रीजेड बैच में हम क्या कर रहे हैं, हम सीडीएस सीएपीएफ 2026 की प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्रीज बैच निकाला है हमने। और उस बैच में हम क्या कर रहे हैं, आपको जो भी मतलब आपकी मैथ हम यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है और बोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी इस पे और लेक्चर धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, जीएस हमारी पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर है, ज्योग्राफी चली रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में टेंस लगभग हो गया, वोकैब ऑलमोस्ट गैप में आती ही आती है। तो हम इतनी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में हम टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, और ये जो हम पर्टिकुलरली चाह रहे हैं, अगर हम चाहते तो इसको भी हम पीपीटी बना करके समझा सकते थे इस ज्योग्राफी को, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि आप मानेंगे नहीं। आप खुद जाकर देखिए, लाइन बाय लाइन इस एनसीईआरटी के बुक से चीजें उठ करके आ रही हैं। मैं अगर आपको इस बुक को डायरेक्ट ना पढ़ा करके अगर कोई सोर्स से कॉपी पेस्ट करके उस पर्टिकुलर सोर्स में बताऊंगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव मैं डायरेक्ट बुक से आपको बताऊं। आप इस बुक को देखिए, मैं इस बुक में ही आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी आप देखेंगे तो मैं अंडरलाइन करा दूंगा कि ये चीज नोट डाउन आप कर लीजिए, तो वो चीज आपको नोट डाउन भी कर लेनी है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर वे में बता रहे हैं आपको। यहीं पे जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसका नोट्स बना लेना है। ठीक है, और इस जैसे ही अर्थ का हमारा खत्म होने वाला है, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, वो भी पीवाईक्यूज। और वो पीवाईक्यूज कौन कौन से होंगे? पीवाईक्यूज होंगे सीडीएस के, सीएपीएफ के और सीएससी के, सभी के पीवाईक्यू मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का जो लेटेस्ट वीडियो आती रहे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो यहाँ पे एक वीडियो पे एक टॉपिक करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जो है, जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सेंटर है। ठीक है, तो इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है तो हम उसको देखने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि अर्थ 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। तो ये 3 ही क्या हैं, 3 इसके स्ट्रक्चर हैं, अर्थ के 3 पार्ट हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इतना पार्ट कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 100 किलोमीटर थिक है। मतलब गहराई में जब अर्थ के आप अंदर जाओगे खोद करके 100 किलोमीटर के नीचे गहराई तक आपको क्रस्ट दिखेगा। उसके बाद मेंटल 100 किलोमीटर से लेकर के, फिर 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपको क्या दिखेगा? मेंटल दिखेगा। ये देखिए 2900 है, तो यहाँ तक क्या दिख रहा है? ये मेंटल दिख रहा है। ये एक्सटेंट आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक का किसका एक्सटेंट है। 100 किलोमीटर की थिकनेस में क्या है? क्रस्ट है। 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर थिकनेस में क्या है? मेंटल है। ठीक है, 2900 किलोमीटर की थिकनेस से लेकर के आपको पूरा नेक्स्ट 6378 किलोमीटर की थिकनेस तक क्या है? कोर है। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेटल, लोअर मेटल। ठीक है, अपर कोर, लोअर कोर। अपर कोर क्या है? लिक्विड में है, लोअर कोर सॉलिड में है। तो ये लिक्विड में क्यों है, ये सॉलिड में क्यों है, ये सब मैं अभी आपको धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए। एस्थेनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक होता है, सारी चीजें आपको यहीं पता चलेंगी। ठीक है,
आप खुद से करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप इसे सही से नहीं कर पाओगे। आप कहीं जा करके 3 से 4 रीडिंग में कहीं आपको जा करके चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। रिवीजन के लिए तो फिर आप समझ लीजिए आपको 2 से 3 बार फिर से करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इतनी बार आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? और ये वीडियो उन चीज़ों को ईज़ी कर रही है, इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कट कर दे रही है। मतलब आप केवल 2 से 3 वीडियो में ही समझ में भी आ जाएगा और आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा रीड में। वही इसका पर्पज़ है। चलिए जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखिए, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। मैंने बताया कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। ये आउटर क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट, आउटर एरिया है ना? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। और 2 मिनट। हाँ, तो ये आउटर सॉलिड सॉलिड मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। इट इज़ द ब्रिटल इन नेचर, ठीक है? और थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज। अब ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने की जरूरत है कि जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। ये नोट डाउन कर लीजिए, अंडर द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है? ओशियन में क्रस्ट क्या है? ओशियन क्रस्ट इज थिनर, ठीक? मतलब क्या है? वो थिन है, ठीक है? कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ। द मीन थिकनेस, जो थिकनेस है ओशियन क्रस्ट की वो 5 किलोमीटर है, वेयर इज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर, ठीक? आप देख रहे हैं ना कि जो ओशियन क्रस्ट है वो थिनर है, पतली है, कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, ठीक? कॉन्टिनेंटल ओशियन क्रस्ट कितनी है? 5 किलोमीटर तक ही एक्सटेंड करती है गहराई में, ठीक है? ओशियन क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या? 30 किलोमीटर। देखिए मैं भी बताता हूँ आपको। ये हमने ओशियन क्रस्ट देखा, ठीक? सॉरी, ये हमने क्रस्ट देखा, ठीक? क्रस्ट यहाँ तक है, ठीक? यहाँ तक है, ठीक है? ये यहाँ तक क्या है? हमारा क्रस्ट है। ये 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। अब क्रस्ट मतलब हम जिस धरती में चल फिर रहे हैं वही क्रस्ट है ना? तो इस क्रस्ट में आपको लैंड भी तो दिखेगा ना, लैंड मास भी तो दिखेगा ना, लैंड मास भी दिखेगा। और जिस लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, इस लैंड मास में आपको ओशियन भी तो दिखेगा ना, वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर, वाटरस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तो ओशियन भी दिखेगा आपको, ठीक है? तो क्रस्ट में तो दोनों है ना, कॉन्टिनेंट भी और ओशियन भी। तो जब आप देख रहे हैं कि ये क्रस्ट है, मान लीजिए ये क्रस्ट है और ये लैंड है, ये अर्थ का कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये, आप मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट मान लीजिए इंडिया का ये तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक है? मान लीजिए ये तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक? तो ये उसकी कॉन्टिनेंट का एरिया है, ठीक है? अब ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है, ठीक? ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ ओशियन है, ठीक? तो ये तो कितने ऊपर से है ना क्रस्ट, इसकी क्रस्ट कितनी ऊपर से यहाँ शुरू है, इसकी क्रस्ट कहाँ से शुरू है? इसकी क्रस्ट यहाँ नीचे से शुरू है। तो ये तो 30 किलोमीटर के आसपास से ऊंचाई पे है, ये कहाँ पे है? ये 5 किलोमीटर की थिन पे है, मतलब इसके नीचे तो खत्म हो जाएगा ना क्रस्ट, लेकिन इसकी क्रस्ट से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तो 30 किलोमीटर है ना पूरा ऊपर तक का, ये केवल 5 किलोमीटर तक ही है। ये डिफरेंस है ना। और यहीं पे अभी अब मैं आपको और बता रहा हूँ, यहीं पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर हम जाएं तो हिमालयाज हमको पड़ेंगे, तो हिमालयस और ऊपर हो जाएंगे इनसे, तो हिमालयस और ऊपर हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई यहाँ हिमालयस तो और ऊपर ऊंचाई में होंगे ना। वही तो यहाँ हो गया ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम। तो माउंटेन सिस्टम में और थिकर होते हैं, 70 किलोमीटर तक थिक होते हैं हिमालयन रीजन में, क्योंकि वहां तो ये और ऊपर तक की, ये यहाँ से ऊंचाई तक की वहां तक की और ऊपर जाएगा ना। तो यही चीज, ये देखिए ये हिमालयस है, ये हिमालयस देख रहे हैं आप, ये हिमालयस है। अब ये देखिए कितना ऊपर है, पर है कि नहीं ऊपर है? ये क्रस्ट से भी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ये प्लेट से भी ऊपर है। ये मेन डिफरेंस बताया गया है, ठीक है? तो ये पूरा आपको जो मैंने डन किया लिखना है, ठीक है? 70 किलोमीटर थिक है। इज द मेड ऑफ द हैवियर रॉक हैविंग द डेंसिटी ऑफ द 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। The this type of rock found in the ocean crust is basalt and the main density of the material in ocean crust is कितनी है? देखो
अब यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग दिखाई जा रही है, मतलब ओशियन क्रस्ट की डेंसिटी अलग दिखाई जाएगी आपको और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपको डेंसिटी अलग दिखाई जाएगी। अब एक चीज अलग याद रखिए और इसमें जोड़ लीजिए, वो क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेनली पता है किससे बना होता है? ये मेनली बना होता है आपके सियाल से, इसको सियाल कहते हैं, सियाल से बना होता है। और सियाल में जो पहला SI है वो SI है सिलिका और Al जो है वो है एल्युमिनियम, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेनली जिन मिनरल से रॉक से बनी होती है वो तो सियाल है, मतलब सिलिका एल्युमिनियम, ठीक। अब बात आती है कि ओशियन क्रस्ट किससे बनी होती है। अब इनकी डेंसिटी कितनी है? इनकी डेंसिटी देखिए यहाँ पे दिखा दी गई है 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये इनकी डेंसिटी ये होती है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नॉर्मली कितने किलोमीटर तक होती है? तो 30 किलोमीटर तक होती है। हिमालय रीजन में कितना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊंचाई तक हो जाएंगे? तो 70 किलोमीटर तक हो जाएंगे, ठीक। अब यही ओशियन क्रस्ट का देखें तो किससे बनी है? ये सीमा से बनी है, यस, सियाल एंड सीमा। सीमा क्या है? तो सीमा आपको सिलिका, अगेन SI से सिलिका ही होगा, सिलिकॉन होगा। M से क्या होगा? M से आपको होगा मैग्नीशियम, M से क्या होगा? M से होगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक। अब ओशियन क्रस्ट किससे, इसकी डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी देखिए यहाँ बताया गया 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और सिलिका और आयरन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। सिलिका, आयरन, आयरन भी यहाँ ऐड कर लीजिए, और मैग्नीशियम से बनी हुई है, 3 चीजों से बनी हुई है। इनकी डेंसिटी इतनी है और मेनली इनकी थिकनेस कितनी रहती है? 5 किलोमीटर तक इनकी थिकनेस रहती है, ठीक है। तो ये चीज याद कर ली रखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेंसिटी तो यहाँ दी गई है, लेकिन ये जो ओशियन क्रस्ट है ये सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम से बनी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, ठीक है। इनकी ऊंचाई और इनकी इनकी जो आपको थिकनेस है वो तो दी गई है, डेंसिटी भी दी गई है, बाकी मटेरियल लिख लीजिएगा, वो यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड दी, अच्छा एक चीज और अभी चलिए बाद में बताते हैं अभी आपको। द इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर द पोर्शन इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, ठीक है। अब यही मेंटल की बात है, जो पोर्शन अर्थ का क्रस्ट के बिहाइंड है, बिलो है, वो मेंटल कहलाता है ना, ठीक है। बियॉन्ड द क्रस्ट इज मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द महो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। तो महो डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ मिलेगी, महो डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ मिलेगी पर मेटल से। महो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है? महो डिसकंटिन्यूटी होती है आपके जो लोअर क्रस्ट और अपर मेटल होती है उसके बीच की बाउंड्री होती है, ठीक है। अभी ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी रुके रहिए, मैं बताऊंगा, पहले सारी जो स्ट्रक्चर है, पार्ट स्ट्रक्चर के, उनको डिस्कस कर ले, फिर डिसकंटिन्यूटी को अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है, बना करके, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको क्या है? क्रस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि मेटल एक्सटेंड फ्रॉम द मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर एंड अपर पोर्शन ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर। अपर पोर्शन जो मेटल का है वो क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर। द वर्ड एस्थेनो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज कंसाइडर्ड टू बी एक्सटेंड अप टू द 400 किलोमीटर, ठीक है। अब एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर क्या है? तो एस्थेनोस्फेयर इज नथिंग बट द अपर पोर्शन जो मेटल का है वही एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये 400 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 400 किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर है और ये एरिया एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। और एक बात याद रखिए, जो लावा निकल के आता है ना वोल्केनो के समय में, वोल्केनो के समय में जो आपको जो लावा दिखता है ना, वोल्केनो के समय में जो लावा आपको दिखता है ना, मैग्मा जो बाहर आता है या लावा जो होता है ना, वो कहाँ से आता है? वो यही एस्थेनोस्फेयर से ही आता है। और एस्थेनोस्फेयर का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? इसका एक्सटेंशन का एक्सटेंशन है 400 किलोमीटर तक है, ठीक है, 400 किलोमीटर तक है, पर मेटल में 400 किलोमीटर तक है।
ठीक है। तो अपर मेटल जो है वो अपर पोर्शन जो मेटल का है वो क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 400 किलोमीटर तक है। और द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा, देखिए यहीं पे दे भी दिया गया है, दैट फाइंड, तो मेन सोर्स क्या है, ये मैग्मा का है। द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के समय में सरफेस में ये बाहर आता है। ठीक है, इट इज द डेंसिटी, ठीक है, मेटल का। अब डेंसिटी हाइयर देन द क्रस्ट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसकी डेंसिटी जो मेटल की डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज़्यादा होगी। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे आप क्रस्ट से मेटल, मेटल से कोर की तरफ जाओगे, नीचे अंदर जाते जाओगे, आपको डेंसिटी एंड टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कल की क्लास में। डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा जैसे जैसे अंदर जाओगे, ये बात याद रखना। तो देखिए डेंसिटी बढ़ने लगती है जैसे आप क्रस्ट से मेटल की तरफ जाओगे। और क्रस्ट एंड द अपर मेटल पार्ट ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। मतलब क्रस्ट और अपर मेटल का पार्ट। क्रस्ट कैसा, जैसे ये क्रस्ट है और अपर मेटल का पार्ट है इनके बीच में। देखो अपर मेटल जो पूरा पोर्शन है, जो पूरा अपर मेटल का पोर्शन है, वो तो एस्थोनोस्फेयर कहला रहा है। ठीक, वो क्या कहला रहा है, एस्थोनोस्फेयर, जहां से मैग्मा आ रहा है। लेकिन जो ये आपको जो क्रस्ट दिख रहा है ऊपर, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, कलर चेंज कर लूं तब से समझ में आएगा, ये क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल है जहां से ऊपर की बाउंड्री एस्थोनोस्फेयर की है, और क्रस्ट, इनके बीच में लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, क्रस्ट और अपर मेटल सॉलिड मटेरियल। अभी लिथोस्फेयर में ही क्या होता है, मैंने जैसे बताया यहाँ से लावा आता है, और लिथोस्फेयर नथिंग बट द प्लेट्स, जिन प्लेट्स में हमारी ओसीन है, जिन प्लेट्स में हमारे कॉन्टिनेंट हैं, तो लिथोस्फेयर इज नथिंग बट द प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। और ये टेक्टोनिक प्लेट जैसे मैंने बताया कि एस्थोनोस्फेयर से ही मैग्मा लावा आता है, तो मोल्टेन मटेरियल ही यहीं पे होता है जो काफी पिघला हुआ होता है, तो प्लेट इन्हीं में ही फ्लो करा करती है, फ्लोट करा करती है एस्थोनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर टेक्टोनिक प्लेट है, और वो किस पे फ्लोट करती है, तो वो एस्थोनोस्फेयर पे फ्लोट करती है। ठीक, एस्थोनोस्फेयर का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, तो एस्थोनोस्फेयर का एक्सटेंशन है अपर मेटल में मिलेगी और अप टू द 400 किलोमीटर। अब लिथोस्फेयर कहां से कहां तक मिलेगी, लिथोस्फेयर क्रस्ट से लेकर के अपर मेटल की जहां से बाउंड्री शुरू होती है वहां तक मिलेगी। लिथोस्फेयर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक्टोनिक प्लेट जिसमें कॉन्टिनेंट भी है, ओशियन भी है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट ही तो फ्लोट कर रही है, किनके ऊपर कर रही है, एस्थोनोस्फेयर के ऊपर। तो याद रखिएगा लिथोस्फेयर एस्थोनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, लिथोस्फेयर ऊपर है, एस्थोनोस्फेयर ऊपर नीचे है, और किनका किनका कहाँ का एक्सटेंशन, ये मैंने यहीं पे क्लियर कर लिया है, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, इट इज द थिकनेस ऑफ द रेंज, ये इतने किलोमीटर है। लोअर मेटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थोनोस्फेयर, ठीक है, वही है लोअर मेटल। इसके बाद जब अंदर जाओगे तो लोअर मेटल हो जाएगा, वो बियॉन्ड द एस्थोनोस्फेयर, एंड इट इज द सॉलिड इन स्टेट। ये जरूर याद रखिएगा कि जो लोअर मेटल है आपका, जो लोअर मेटल है ये पूरा सॉलिड का वेस्ट है, सॉलिड स्टेट में है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब कोर को देखते हैं, और कोर को देखने के बाद फिर हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे, डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, क्योंकि वही एक लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ कर लेंगे। देखो कोर, अब हम कहाँ आ गए, हमने यहाँ तक देख लिया मेटल, मेटल मतलब इतने से इतने किलोमीटर तक का एक्सटेंड करता है, 29 तक करता है, 100 तक का। फिर उसके बाद जो शुरू होता है वो कोर शुरू होता है। ठीक, कोर 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक चलता है। तो कोर यहाँ से स्टार्ट करता है, 2900 किलोमीटर से स्टार्ट करता है, ठीक, और लास्ट तक चलता है। अब क्या है, इट इंडिकेट द अर्लियर द अर्थक्वेक वेव velocities help in the understanding the existence of the core earth as indicated earlier। जैसे इन्होंने पहले ही चैप्टर में बताया था, अभी हमने तो वो पढ़ ही नहीं है, अर्थक्वेक वाला चैप्टर, टॉपिक तो पढ़ा नहीं है, चैप्टर तो पढ़ लिया लेकिन टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो वेलोसिटी हेल्प की अंडरस्टैंड हमें करती है कि भाई कि कोर जो अर्थ का है एग्जिस्ट करता है, और वो कोर क्या है, कोर मेंटल की बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। तो हम ये किस बेसिस पे एनालिसिस कर पा रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो हम अर्थक्वेक के बेसिस पे कर पा रहे हैं, ना कि हम अंदर तक गए हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हम अंदर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि
ये चीज याद रखिएगा। तो कोर बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर, आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट और इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, अभी इस पे और बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आउटर कोर सॉलिड क्यों है और इनर कोर लिक्विड क्यों है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो टेम्परेचर और डेंसिटी का डिफरेंस है ना आउटर कोर और इनर कोर में, उसके बेसिस पे ही चीजें होती हैं। आउटर कोर लिक्विड है क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये आउटर कोर है, ये आउटर कोर है। पहले थोड़ा सा मिटाल देते हैं, चीजें थोड़ी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी। और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थिंक अब तो आदत हो गई होगी इसकी हमें भी। देखो ये कोर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है 29 किलोमीटर। अब ये लिक्विड में है, ये आउटर कोर है। मैं अपना ये लिख लीजिएगा आउटर कोर, ये इनर कोर है। आउटर कोर हम देख रहे हैं ये लिक्विड लिखा हुआ है, तो ये लिक्विड क्यों है? ये लिक्विड एग्जाम में पूछ सकता है, दिस इज लिक्विड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द लिक्विड बिकॉज ऑफ द हाई, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। इस वजह से लिक्विड है क्योंकि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इसलिए लिक्विड है। इनर कोर सॉलिड है, जबकि इनर कोर सॉलिड है, जबकि यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर है। मतलब आउटर कोर से ज्यादा इनर कोर में टेम्परेचर है, लेकिन ये सॉलिड इसलिए रह गया है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ऊपर कम था लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो उस टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड में हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर तो आउटर कोर से भी ज्यादा इनर कोर में है, लेकिन प्रेशर तो और ही ज्यादा है। उस प्रेशर ने क्या किया है, इसको क्या कर दिया है, हाई प्रेशर ने, एकदम एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ने क्या किया, इसे सॉलिड में ही रहने दिया। ठीक है, इसको सॉलिड में ही बना के रखा। ये रीजन दिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा इन पे साइंटिफिक रिसर्च करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कंपोजिशन मेनली बताया कि इनका बना कैसे होता है, तो अभी यहाँ पे शायद कंपोजिशन बताया गया होगा। हाँ, ये बताया गया है। तो ये अब जैसे हमने यहाँ देखा ना कि ये सीमा से बना हुआ है, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी सियाल से बनी हुई है, फिर जो ओशियन क्रस्ट है वो सीमा से बनी हुई है। इनको भी हमने देखा है कि ये कैसे बने हुए हैं। अब कोर की बात आती है, कोर में कैसे कैसे बना है, तो द कोर इज द मेड ऑफ, द कोर, द कोर कलर चेंज कर लेते हैं। द कोर made of very material mostly constituted by the nickel and iron, nickel and the iron, that's something referred to as a nife। ठीक है, निकल और फेरॉन, फेरॉन वही आयरन होता है। ठीक है, तो नीफे तो मेनली किससे बने हुए हैं, याद रखिएगा, निकल एंड आयरन। हेवी मटेरियल है ये, और इसी हैवी मटेरियल की वजह से, आयरन जैसे हैवी मटेरियल, इनकी वजह से ही ग्रेविटी का जनरेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी। आप देखोगे कि एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है हमें। मतलब आप जब यहाँ से, यहाँ क्रस्ट से लेकर के अंदर तक आओगे तो आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। और मैंने बताया आपको कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब क्रस्ट से एकदम इनर कोर तरफ आओगे, तो आपको डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, जाहिर सी बात है, प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी तो ज्यादा हो ही जाएगी। सॉरी, डेंसिटी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर तो ज्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा ये बढ़ती हुई मिलेगी आपको। ठीक है, अब ये जो बढ़ती हुई ना, तो ये इस लेवल पे, जैसे ये मैंने बोला आपको, ये बोला, यहीं पे बताते हैं। जैसे मैंने ये बोला आपको कि क्रस्ट के जो अपर क्रस्ट है, उसकी डेंसिटी लोअर क्रस्ट से कम है। तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है ना हमें, टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी और डेंसिटी की भी। ठीक है, सिमिलरली लोअर क्रस्ट से आप अपर मेटल में आओगे तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? लोअर क्रस्ट में आपको कम टेम्परेचर टेम्परेचर और क्या नाम है, प्रेशर और डेंसिटी देखने को मिलेगी, और अपर क्रस्ट में आपको ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे डिफरेंस होता चला जाएगा।
तो ये जो डिफरेंस तीनों के बीच में ना, यही डिसकंटिन्यूटी बनाता है, इसी से ही डिसकंटिन्यूटी का बनता है। ये जो डिफरेंस आता है ना, किसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसको हम नाम दे दिया है हमने, उसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे मैं अभी यहीं पे बता दिखा देता हूँ अलग अलग नाम क्या क्या है, ठीक है, अलग अलग नाम यहीं पे हम बताते हैं अभी। देखो अभी ये कि सॉरी, हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ है, ये आपको लोअर क्रस्ट मिलेगा। तो आप, मैं जनरली लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको लिख लो, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ मिलेगी। सबसे पहला जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, नंबर 1 पे आपको मिलेगी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अगर आपकी, क्योंकि आपकी ये एनसीईआरटी में नहीं है और इसके आने के चांसेस हैं, तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, या गूगल पे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी सर्च करेंगे तो आपको इमेजेस इन्फोग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। कोनार्ड जो डेंसिटी है, डिसकंटिन्यूटी है, वो किसके बीच में होगी, तो ये बाउंड बिटवीन बाउंड्री ऑफ बाउंड्री ऑफ बिटवीन द बाउंड्री ऑफ पर क्रस्ट पर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होगी। मतलब अपर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट, ये जो आपका अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, ये ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, इनके बीच में जो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी की जो डिफरेंसेस है, उसको जिस नेम से जो नेम दिया गया है वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करते हैं तीसरी डिसकंटिन्यूटी के बारे में। इसको हमने पढ़ा था माहो, कि मेंटल की शुरुआत माहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर के डेप्थ ऑफ दी आपके 2900 किलोमीटर के अंदर तक जाती है। तो महोज डिसकंटिन्यूटी, महोज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये सेम में लिख देता हूँ। अब ये किसके बीच है, तो बिटवीन बाउंड्री ऑफ, किसके बाउंड्री के बीच में है, दिस द बाउंड्री ऑफ बिटवीन दी लोअर क्रस्ट, क्योंकि अब यहाँ लोअर क्रस्ट बचा है ना, अब लोअर क्रस्ट से यहाँ शुरुआत होगी, लोअर क्रस्ट एंड इसके परमेंटल, लोअर क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड कौन सी है, ठीक है, तो ये, अब ये मोह कहाँ से, ये लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, इनके बीच में मोहोडेंस डिस्कंटिन्यूटी, ठीक। तीसरी कौन सी है, तीसरी है आपकी रिपेटी 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 डिस्कंटिन्यूटी। अब ये किसके बीच है, तो ये है बिटवीन ऑफ आपकी, अब यहाँ पे हमने इंड किससे किया, अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक, और ये पूरा लिख लीजिएगा, अपर मेंटल एंड किसके बीच में है, लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है, इसके इसके बीच में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, हेपेटिक डिस्कंटिन्यूटी। कहाँ है ये, तो अपर मेंटल ये है आपका, लोअर मेंटल ये है, इनके बीच में टेम्परेचर प्रेशर की जो डिस्कंटिन्यूटी मिलती है, तो वो किसके नाम जाना जाता है, रेपिटेड डिस्कंटिन्यूटी, ये चीज याद रखिएगा। अब आता है फोर्थ, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपकी है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, बिटवीन दी, थोड़ा सा यहाँ नीचे लेके लिख देते हैं, बिटवीन दी
यहाँ हमने एंड किससे किया, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल एंड इसके बीच में है, लोअर मेंटल और इसके बीच में होगा आउटर कोर, क्योंकि इसके बाद लोअर मेंटल के बाद क्या आ रहा है, आउटर कोर होगा ना। लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर कहाँ है ये, तो लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है, मैंने बताया था ना। आउटर कोर है, आउटर कोर कैसा है, तो आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड क्यों है, मैंने बताया था, बिकॉज द हाई टेम्परेचर। और इनर कोर सॉलिड क्यों है, हाई टेम्परेचर तो यहाँ पे भी ज्यादा है, वो ऊपर वाले से ज्यादा है, आउटर कोर ज्यादा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब पांचवा कौन सा बना है, बचा है, पांचवा बचा है हमारा, गुटेनबर्ग हो गया लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, इनको याद कर लीजिएगा, इनकी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, किसके किसके बीच में है, तो बस जो बचा हुआ है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप जान जाओगे। ठीक है, तो कौन कौन डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है किसके किसके बीच में, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेटल के बीच में, रेप्टेड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच है, अपर मेटल एंड लोअर मेटल के बीच में है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच के बीच में, तो लोअर मेटल जहां हमने शुरुआत छोड़ी थी आउटर कोर के बीच में है। अब फिफ्थ वाला क्या है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में है, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। ठीक है? इनको यहाँ पे जब आप ना एक ऐसा ग्राफ बनाइएगा, या इसी में ही अपनी बुक में ही ऐसे हाईलाइट करके लगा लीजिएगा, ठीक है? जैसे आपको लगे वैसे कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, फिर से मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।